अगर बंदा मुझे 3 महीने बाद छोड़ के चला जाता है तो नॉर्मली इफ़ यू फील द हीट तो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑन योर एंड एज वेल कि यार के अब ना छोड़ के जाओ, मैंने 3 महीने तुम पे इन्वेस्ट किए हैं यार, क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? राइट तो देयर इज लाइक ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्वड एज वेल. और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमन इमोशन, दिस इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई लाइक इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा लॉयल्टी पे. दिस इज वेयर यू थे यार कि मैंने तुम पे 3 महीने स्पेंड किए, तुम्हें वो कोयले से हीरा बनाया, ठीक है, 3 महीने में, एंड नाउ यू आर गेटिंग समवेयर के मैं तुम्हें इतना पॉलिश कर दिया कि तुम्हें दूसरी जगह से ऑफर्स आ रही हैं, अब तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो इस टाइम पे जब मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दिया. ठीक है. सो मतलब अगर बिजनेस सोचे ना अपनी तरफ से, तो इस तरह होता है यार कि क्या मैं 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दूँ, उनको सेवरेंस दे के या ना दे के वट कि 3 महीने की 6 महीने की सैलरी दे के ले ऑफ कर दूँ, या मैं अपनी पूरी कंपनी को एट रिस्क लगा दूँ. You get that? So बिजनेस के एंड पे ये होता है. So I think प्रोडक्ट कंपनीज के एंड पे भी डेफिनेटली ये होता तो है. परिवार तो ना रहना, परिवार में देखिए तो क्या आप अपने पूरे परिवार को छोड़ दे? अगर ये ऑप्शन आपके पास क्या है कि यार मैं 2 बच्चों की दो लोगों की कुर्बानी दे दूं या मैं पूरे परिवार की कुर्बानी दे दूं, तो वहाँ पे तो मतलब एक सिंपल मैथ्स नहीं है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज की एपिसोड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है बाकी एपिसोड से. आज हम वी गॉट समबडी विद अस हु हैज़ कम विद अ प्रीडिस्पोजिशन एंड ही वांट्स टू रियली डिस्कस दैट थ्रू ऑन द चैनल. तो मैं आई जस्ट लेट हिम गेट टू इट. तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शेरोज़ अली for the third time on the show, and we're going to just let him just continue this conversation और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं. Hello. Third time on the show, hat trick. Okay, so I just came up with a notion. It's a question that gets asked a lot, ठीक है ना, जो कि एक तरह का controversial भी है. Everybody have different thoughts around this. So I was like, why not ask this to somebody who is directly involved in this industry, who is reaching out to a lot of people, तो उनका context भी पता चलेगा कि इस बारे में क्या है. So when we talk about loyalty, what is loyalty in this software engineering industry in Pakistan? ठीक है, सही है. Can you zoom in on it? थोड़ा explain कर सकते हो कि basically ना सारा spiel क्या? तो a bit of a background. तो before COVID, ठीक है ना, एक trend चला था where कहते हैं हर कोई कहने लग गया था यार कि वी आर ए फैमिली, ठीक है ना. पूरी तरह हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कंपनी का स्लोगन बन गया था फैमिली फैमिली फैमिली. कोविड आया, थिंग्स गॉट टफ, फिर तुम कौन हम कौन, परिवार टूट गए सारे, लॉट ऑफ फायरिंग दैट गॉट हैपन. तो हम बहुत ब्लेम करते हैं ऑन द एम्प्लॉयज़ कि यार के एम्प्लॉयज़ लॉयल नहीं होते, कोई मसला आता है दे जंप शिप. बट लाइक in retrospective, जबकि when the tables were turned, तो ये exactly same नई दूसरी साइड पे भी नहीं हुआ कि जब मुश्किल आई वो employees were cut off. तो फिर loyalty है क्या? वो loyalty one sided है, loyalty two sided है, क्या loyalty कुछ चीज़ है भी सही है या सेल्फ सर्विंग है? या सेल्फ सर्विंग है? राइट, ठीक है. ओके, यस, आई थिंक कोविड में आई डोंट नो अ लॉट ऑफ कंपनीज इन टेक कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स किए हैं, बारिंग 3 to 4 कंपनीज जो मुझे अपनी फिंगर टिप्स पे याद हैं मेरे ख्याल से. उसके अलावा काफ़ी द कंपनीज दैट वी हैव वर्कड एट, और उस फील्ड में जो कंपनीज हैं, आई डोंट नो एनी कंपनीज जिन्होंने मैसिव ले ऑफ्स किए हैं. एटलीस्ट 10% वर्कफोर्स भी ले ऑफ किया है, क्योंकि पार्शली बिकॉज के टेक में इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं आया बिकॉज के कोविड आ गया तो डिजिटल फर्स्ट हो गया सब कुछ, और कंपनीज फाउंड न्यू एवेन्यूज़ फॉर रेवेन्यू. तो आई कैन ओनली स्पीक फॉर टेक कंपनीज व्हेन आई से कि यार आई थिंक टेक कंपनीज, सर्विसेज कंपनीज खास तौर पे वर द लीस्ट. सो प्रोडक्ट कंपनीज ने किया है, ठीक है, क्योंकि वो उनको वीसीज की तरफ से प्रेशर था. उनको था कि यार अब नेक्स्ट राउंड बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमें उसके वो करने के लिए करना है. सो प्रोडक्ट कंपनीज में भी आई वुड से कि मेजरली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कभी कभी सो व्हेन यू जब किसी से पैसे पकड़ते हैं अपने बिजनेस के लिए, you're kind of hiring your mini boss, selling your soul. नहीं इतना भी नहीं, लेकिन I think it's like raising funds is kind of like hiring your own boss, right? कि आप उनसे पैसे तो पकड़ते हैं लेकिन नहीं you're answerable to them. लेकिन फिर पोस्ट कोविड भी देखो ना, जबकि लाइक यू सेड बूम आया था आईटी में, हर किसी ने स्टार्टेड अल्ट्रा हायरिंग, ऑल द बिग गन्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, वो. लेकिन जब बैक टू द रियलिटी पता चला यार हमने गलत हायरिंग कर ली है, ये तो सारे ओवर इन्फ्लेटेड स्टॉक्स हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, नाउ वी हैव टू कट डाउन. फिर सब ने
फायरिंग की, मतलब वी आर स्टिल सीइंग मल्टीपल बिग गन्स। ओके, अब जब मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं ना, तो फिर वीसी पर हर किसी पे फोर्स करता है कि तुम भी रिकंसिडर करो, तुम्हारी की उतनी वर्क फोर्स है। वैसे दो फैक्टर्स एट प्ले हैं यहाँ पे। एक तो कोविड लाइक वन इन अ सेंचुरी टाइप इवेंट है, ठीक है, तो वो हमारे साथ हो गया। हाँ, कोविड में क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने, मतलब सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि डिजिटल मतलब जैसे लाइक ई कॉमर्स शॉर्ट अप, ठीक है, डिजिटल लर्निंग शॉर्ट अप, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज़ में जब देखा यार कि अच्छा कोविड पता नहीं कब तक, किसी को भी नहीं पता था कि कितने साल रहेगा जो भी है। सो ज़ाहिर बात है जब बूम आ रहा है, ट्रैक्शन आ रही है, तो आपने हायर तो करना है अपनी प्रोजेक्शन के ऊपर। एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग, मतलब थोड़ा सा नॉर्मलाइज होती गई और चीज़ें नॉर्मल होती गई। तो फिर उसके बाद जब सब कुछ खुला तो ऑफ कोर्स करेक्शन आनी थी, राइट। सो जस्ट लाइक के जब आपने ऑफ कोर्स यू पुट लाइक $1.6 ट्रिलियन इन द मार्केट, यूएस ने प्रिंट कर दिया, उन्होंने सोलह लोगों को घरों में पैसे दे दिए कि यार चले जाएं, खर्च करें, इकोनॉमी चले, ताकि स्टिमुलस डाल दें हम। तो जब आपने वो किया, उसकी करेक्शन तो आनी थी, इन्फ्लेशन होनी थी बाद में। जब दुनिया दोबारा खुलनी थी तो सब कुछ वापस नॉर्मल पे आना ही आना था। तो वो करेक्शन वाला एक पार्ट है। जो रिसेंट वाला जो वेव है फायरिंग की बिग टेक में, आई थिंक मेटा की जो मेजरली वेव है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग बेट दैट दे टुक ऑन द मेटावर्स। सो उन्होंने जो $10 बिलियन का अनाउंस किया था कि हम अगले आई थिंक 4 सालों में $10 बिलियन मेटावर्स में स्पेंड करेंगे और हम इसको विल मेक इट अ थिंग। तो दैट बेट फेल्ड फॉर मार्क। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जब बिग टेक जो काम करती है फिर बाकियों को भी एक्सक्यूज़ मिल जाता है वही चीज़ करने का। सो आई थिंक एक तो वो था। दूसरा ये कि द वेव्स दैट वी सीन रिसेंटली 3 से 4 महीने पहले, वो ज़्यादातर जनरेटिव एआई की वजह से हैं। सो व्हेन पीपल फाइंड आउट कि यार जनरेटिव एआई से हम कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टू आवर प्रीवियस एपिसोड, व्हेन पीपल फाउंड आउट कि यार हम कंटेंट राइटिंग में ना पहले 10 लोगों का काम था, अब हम 2 से करवा सकते हैं, तो वो वाला वो। सो यू सीन IBM ने कट डाउन किए है तकरीबन आई थिंक 4,000 और 8,000 जॉब्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अलूड टू इज़ के पाकिस्तानी इंडस्ट्री, मतलब कमिंग बैक टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लोबली लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिन लोगों ने यूएस की मार्केट से पैसे उठाए हुए हैं उनको वही प्रेशर्स फील करने पड़ते हैं जो यूएस की मार्केट में चल रहे होते हैं कि यार अच्छा IBM कर रहा है, बिग टेक कर रही है, तो तुम भी ले ऑफ करो, या नेक्स्ट राउंड मुश्किल हो जाएगा तो तुम थोड़ा अपना बर्न कम करो। प्रोडक्ट कंपनीज में तो ये है। सर्विस कंपनी में मैं इतनी ज़्यादा सर्विस कंपनीज नहीं जानता, मेरे ख्याल से परिवार अभी तक इंटैक्ट है, सारी परंपरा ये लेकिन अभी तक है। इस सारी कॉन्वर्सेशन ऑल फेयर पॉइंट्स, लेकिन बट द एंड गेम इज हु टुक द हीट आउट ऑफ इट। ठीक है ना, हमने डिफरेंट रीजनिंग कर ली कि इस वजह से निकाले, इस वजह से निकाले, उस वजह से निकाल रहे हैं, उस वजह से निकाल रहे हैं, निकल तो हमें एंड पे जो एम्प्लॉयज़ ही रहे हैं ना। तो और हम लॉयल्टी की बात भी हम ये नहीं कहते यार कि वो C क्लास में क्या लॉयल्टी होगी, हम ये जो लॉयल्टी की बात करते हैं हम अपने लोअर तबके अपने एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कि दे बी लॉयल टू अस, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहें, थ्रू थिक एंड थिन, नाइट्स लगाएं, ओनरशिप लें, वो सारी चीज़ करें। बट लेकिन फिर एंड पे इफ़ वी हैव टू कट लूज ऑफ समथिंग, वो पहले हमारे ऑप्शन होंगे उनको निकालने की। अच्छा, सो देखो बिजनेस के एंड पे ना ये ऐसे होता है कि I have 2 options. Either I can let go of 10% of my company and save 90% of them, or I can just put everybody at risk. ठीक है, मतलब अगर बिजनेस सोचे ना अपनी तरफ से, तो इस तरह होता है यार कि क्या मैं 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दूँ, उनको सेवरेंस दे के या ना दे के, वट कि 3 महीने की 6 महीने की सैलरी दे के ले ऑफ कर दूँ, या मैं अपनी पूरी कंपनी को एट रिस्क लगा दूँ। You get that? So बिजनेस के एंड पे ये होता है। So I think प्रोडक्ट कंपनीज के एंड पे भी डेफिनेटली ये होता है। तो परिवार तो ना रहा, परिवार में तो क्या आप अपने पूरे परिवार को छोड़ दे? अगर ये सो ऑप्शन आपके पास क्या है कि यार मैं 2 बच्चों की दो लोगों की कुर्बानी दे दूं, या मैं पूरे परिवार की कुर्बानी दे दूं, तो वहाँ पे तो मतलब एक सिंपल मैथ्स नहीं है। नहीं, सिंपल मैथ है, लाइक फिर तो मेरा एंड पे भी एक पॉइंट आता है ना, सिंपल मैथ है, सिंपल वो है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर सिंपल मैथ फिर एम्प्लॉय की साइड पे भी आना चाहिए ना कि अगर मेरे पे मैथमेटिकली इफ आई एम गेटिंग अ बेटर ऑफर, तो यार कौन है ये कंपनी, लेट्स लीव इट, लेट्स जंप द शिप। फिर सिंपल मैथ तो वहाँ भी आना चाहिए ना, फिर वो भी फिर अपने फाइनेंशियल्स अपने उसको देखने लग जाए। वो क्यों पे स्टिक करे एक कंपनी के साथ, जबकि उसके लिए भी मैथ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ यार, आई थिंक एब्सोल्युटली, बट सो कंपनीज का एंगल इस पे ये होता है कि लेट्स से इफ वी हायर यू टुडे, ठीक है, तो टू गेट यू टू कम टू आर वर्किंग स्टैंडर्ड्स और हमारे सारे जो प्रोसेसेस हैं,
3 से 4 महीने लग ही जाते हैं किसी को अपने कंपनी के प्रोसेसेस हैबिट्स वगैरह के साथ करने में, राइट? अगर हर 6 महीने पे लोग जंप शिप करते जाएंगे तो वो 3-4 महीने की एफर्ट जो है वो वेस्ट होती जाएगी, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न वाई इफ़ यू जंप 3 times in 2 years तो चौथी कंपनी आपको हायर करके बहुत डरेगी, ठीक है? बैक ऑफ द माइंड उनके एक्चुअली मैथ्स ही चल रही होती है, इट्स नॉट मच ऑफ के यार फैमिली है, इमोशंस है, सारा कुछ, तो इट्स जस्ट मैथ्स फॉर देम एज वेल. सो अगर एक बंदा करता भी है ना ये जंप, तो मतलब वो 2 जंप्स कर सकता है, 3 जंप्स कर सकता है, तीसरी के बाद जब जो चौथी करेगा ना तो चौथी कंपनी कहेगी नहीं यार दिस इज़ अ रिस्क फॉर अस, क्योंकि जब हम आपको हायर करेंगे एक तो हमें पता नहीं है कि आप कैसे हैं, हमने 2 घंटे के इंटरव्यू में हम कितना ही जान सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि यू टर्न आउट टू बी ग्रेट, हो सकता है यू टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर अस. इवन इफ यू टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर अस, 3 महीने की सैलरी तो बॉस देनी ही देनी है ना, मतलब प्रोबेशन तो चलेगी ही चलेगी, राइट? सो लेट्स से तुम्हारी सैलरी अगर लेट्स से 1 लाख है, ठीक है? तो एफर्ट लगी, हमने 50 लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे, उसमें एफर्ट लगी है, ठीक है? तो लेट्स से अगर हम कहते हैं यार कि 1 घंटे की वैल्यू एक इंजीनियर की लेट्स से 3,000 रुपये है, ठीक है? 50-1.5 लाख रुपये इसमें लग गए, HR की सैलरी वगैरह मिलोगे करते तकरीबन 2 लाख लग गए आपको हायर करने में, ठीक है? फिर आप आके यू यूजलेस लेट से, ठीक है? 3 लाख लग गया सैलरी में, सैलरी के अलावा भी ऑफिस स्पेस खर्चे वगैरह करते गिव और टेक 6 लाख तक आप पहुंच जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क फॉर द कंपनी, ठीक है? तो वाई शुड आई बी ओपन टू बेट ऑन समबडी जिसमें 6 लाख रुपये खर्चा होना है? मतलब वर्स्ट के सिनेरियो तो मेरे लिए यही है ना, और मुझे ये भी रिस्क है कि यार 3 महीने बाद चला भी जाएगा, चाहे वो ग्रेट हो या ना हो. तो एक तो वो लॉयल्टी वाला वो पॉइंट है, ठीक है? कि अगर मतलब एक तो तुमने बोला ना यार कि वेस्ट मैन पुश कम्स टू शव, तो वो तो एक अलग सीन है. ये नॉर्मल केस सिनेरियो है कि जो भी आता है तो 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं स्टार्ट में, तो 6 तो रफली जिसकी भी जो भी सैलरी है ना तकरीबन उससे 4 से 5 का मल्टीपल आप समझ लो कि कंपनी को कॉस्ट करता है टू गेट हिम ऑन बोर्ड. नहीं, आई एग्री ऑफ दोस कॉस्टिंग्स, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय चमक उठे तो फिर वो चांदी हो जाए, तो फिर वो इट गिव्स यू दैट मनी बैक एज वेल. आई गेट द आर्गुमेंट के यार कि इफ यू जंप मल्टीपल कंपनीज तो अगली अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी सोचेंगे आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री देख के, पास्ट देख के, देयर वर वेरी फ्रीक्वेंट जंप्स. बट लाइक एन ऑपोजिट सिनेरियो ऑफ दिस, लाइक मे बी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, मे बी यू हैव मेड 3 जंप्स, अब आपके पास you have had 3 salary raises. Now if somebody is a recruiter reaches out to you, so they know they are reaching out to you, you're not reaching out to them. They are trying to convince you, seeing your history of work or maybe something else, so they find you as a good potential and they will probably hire you. ठीक है ना? तो definitely it like if ये बेटर है कि अगर आप जब मार के किसी और कंपनी जाते हो कि वो अगर अच्छी नहीं निकलती, फिर आप कहते हो यार इसको छोड़ो, वो फंस जाते हो फिर आप, ठीक है? लेकिन अगर आपको सैलरी जंप्स मिल रहे हैं, तो फिर आप हॉप करते जाओगे और यू विल बी लाइक अहेड ऑफ द कर्व. हाँ श्योर, लेकिन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यार साल बाद जंप कर रहे हैं या 2 साल बाद जंप कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? जब भी उनको एक अच्छी लुक्रेटिव ऑफर, हाँ तो जस्ट पुट अ नंबर ऑन, क्या नंबर है? लेट्स से क्या लाख पे तुमने वो हायर किया था, उसको 6 months बाद किसी ने 1.5 की ऑफर देती है, और अगर कहते हैं ही वुड हैव स्टिक विद यू तो मे बी उसकी इंक्रीमेंट लग के 120 पे वो चला जाता साल बाद. अब वो 6 months बाद 1.5 पे किसी और कंपनी में चला गया और उसका साइकिल दोबारा से रिस्टार्ट हो गया, तो अब उसको इंक्रीमेंट साइकिल उसका मतलब कि आप देख रहे हो ना कि प्रोग्रेशन, एक तो उसका इंक्रीमेंट साइकिल 1.5 साल पे चला जाएगा ना, राइट? क्योंकि वो उसने जंप ले लिया, राइट? ऐसा अगर हमने किसी को हायर किया 100,000 पे, ठीक है, 6 months बाद वो 150 की सैलरी पे कहीं और चला जाता है, लेट्स से वहाँ पे अगर 1 साल का रिव्यू पीरियड है तो उसका जो इंक्रीमेंट एक्चुअली 1 year पे लगना था वो उसका 1.5 years पे लगेगा, तो वो तो हिट पड़ेगी, राइट? नहीं, हिट नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी, हाँ ठीक है, यू ऑलरेडी गॉट दैट मनी अहेड. हाँ, लेकिन अगर वही इफ यू वुड स्टिक विद यू तो उसके बाद अगर 25 इज अ वेरी कहते हैं अच्छा कंसिडर्ड इंक्रीमेंट, कहते हैं उसकी 125 अगर आपके वो साल के एंड पे होनी थी, नाउ ही इज सिटिंग ऑन 150 और उसके 6 months बाद और ही इज ऑलरेडी अहेड. हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है. और अच्छा मेरा ओपिनियन ये है, मेरा डेटा बैक्ड ओपिनियन ये है कि कोई बंदा ना 10 to 15% ऑफ देयर सैलरी के लिए नहीं जॉब छोड़ता, ठीक है? सो अगर 100,000 की एग्जांपल है तो 115 पे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है? 1.25 पे वो शायद सोचे, ठीक है? 1.25 तो लेकिन उसकी एवरेजली यहाँ पे भी हो जानी है. सो ये बात है. लेकिन आई ऑल्सो थिंक कि यार द कंपनीज प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी एज वेल, राइट? कि अगर मैं यहाँ पे
मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मेरे कोई दोस्त हैं यहाँ पे, मुझे पता है कि यार मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो मतलब हम लोग सेम पेज पे, हम लोग गेम खेलते हैं साथ, जो भी सारा कुछ करते हैं. सो कंपनी गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड एज वेल. अगली जगह जब आप जाते हैं तो वहाँ पे यू डोंट नो द काइंड ऑफ पीपल दैट आर, उनका शायद थ्रेशोल्ड ऑफ गिविंग फीडबैक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो कंपेयर टू दिस कंपनी. तो मतलब अगर तो आपकी सैलरी में जो आपको ऑफर हो रही है वर्सेस व्हाट यू आर गेटिंग, अगर तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क है ना कि आपको लगता है यार मैं वाकई अंडर वैल्यूड हूँ यहाँ पे, तो बाय ऑल मीन्स यू शुड डू दैट. ठीक है, लेकिन ऐसे पॉसिबल, सो इफ़ यू डू दिस इनफ टाइम्स ना, तो फिर ऐसे होगा कि आप 5-6 जगहों पे जाओगे जहाँ पे आपने बस जैसे लाइक ओवरनाइट स्टे किया आपने, बस यू जस्ट टेस्टिंग इट. तो आप मीनिंगफुल वर्क तो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर रहे होगे, राइट? व्हाट डू यू थिंक? मतलब अगर मैं 6-6 महीने बाद या 9-9 महीने बाद कंपनी चेंज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज चेंज कर रहा हूँ, तो कहीं पे मैं मीनिंगफुल वर्क कहाँ पे कर रहा हूँ? हाँ नहीं, ऑब्वियसली लाइक इफ एटलीस्ट तुम कह रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है, सेल्फ सर्विंग अगर मैं सोचूं तो मतलब मुझे तो पैसे चाहिए ना. हाँ, तो मैं मैटर क्या करता है? अब मेरा जो देखो ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव सी लाइक गॉटन योर पर्सपेक्टिव कि यार के वेयर यू फील द हीट कि यार कि अगर बंदा मुझे 3 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, तो नॉर्मली इफ़ यू फील द हीट तो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑन योर एंड एज वेल कि यार के अब ना छोड़ के जाओ, मैंने 3 महीने तुम पे इन्वेस्ट किए हैं यार, क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? राइट. तो देयर इज लाइक ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्वड एज वेल. और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमन इमोशन, दिस इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई लाइक, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा लॉयल्टी पे. दिस इज वेयर यू थे यार कि मैंने तुम पे 3 महीने स्पेंड किए, तुम्हें वो कोयले से हीरा बनाया, ठीक है, 3 महीने में, एंड नाउ यू आर गेटिंग समवेयर के मैं तुम्हें इतना पॉलिश कर दिया कि तुम्हें दूसरी जगह से ऑफर्स आ रही हैं, अब तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो इस टाइम पे जब मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दिया? अच्छा, मेरे ख्याल से ये बड़ी ना आई थिंक पिटिफुल पोजीशन है. आई थिंक ये किसी को कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यार लेकिन लेकिन ये है ना लाइक मतलब अनफेयर एक्सपेक्टेशन है किसी भी कंपनी से. अगर कोई कंपनी किसी बंदे को कहती है यार कि 3 महीने में मैंने तुम्हें तो हीरो बना दिया है, हाँ, और अब तुम्हारे ऊपर बोझ है इस चीज़ का कि मैंने जो तुम्हारे पास 3 महीने इन्वेस्ट किए हैं, तुम मुझे वो किसी ना किसी तरह वापस करो. आई थिंक ये तो बड़ी सैड. डोंट यू थिंक ये होती एक्सपेक्टेशंस? हाँ, होती तो गलत है ना. मतलब ये गलत है, ठीक है. मतलब although I won't go as far as this. I would just say कि यार मैं so in our case अगर कभी ऐसे thankfully कभी ऐसे हुआ नहीं है कि 3 महीने किसी ने सोच के. in our case अगर कभी होगा ना, मैं कहूँगा यार कि मुझे बताओ कि क्या सीन है, what can I do to stop this. मैं if I come from a place of I don't know like kind of disingenuity है ना, कि मैं कह रहा I'm automatically assuming कि मैंने उस बंदे को 3 महीने में मतलब उस बंदे उस बंदे के अपने कोई स्किल नहीं है, कोई उसकी काबिलियत नहीं है, कोई उसका लर्निंग उसका प्लेटफॉर्म दिया ना, प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म मतलब आपको भी तो अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया ना. मतलब ठीक है, तो इस तरह फिर अल्लाह फिर आपसे कहे मैंने तो ये किया है तो फिर तू मेरी बात नहीं मानता. ये तो मेरे ख्याल से कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, आई थिंक काफ़ी अपोलोजेटिक काइंड ऑफ पोजिशन है, और आई थिंक ये किसी को भी नहीं करना चाहिए टू टेल दी अदर पर्सन कि यार मैंने तुम्हें ये दिया. वो अगला बंदा भी तो कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा. मैथमेटिकल एंगल वो है कि यार अगर एक बंदे को 3 महीने लगते हैं, हर बंदे को अपने आप को अपने स्टाइल पे लेके आना, अपने स्टैंडर्ड्स पे लेके आना है, लेकिन सेइंग दिस आउट टू देम एंड काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग देम टू यूज दिस एज अ टूल टू ब्लैकमेल देम टू स्टे, आई थिंक ये तो सही नहीं है. एक्सपेक्टेशन होती है. हाँ, फेयर पॉइंट्स. तो फिर अभी हम अगर लॉयल्टी की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, हाँ, तो फिर हमने लॉयल्टी पे कह दिया कि व्हेन एन एम्प्लॉयर should not be expecting an employee to stay just out of the fact of gratitude कि यार कि तुमने मेरे पे टाइम स्पेंड किया है तो I am bound to stay or to serve you for some time. ठीक है ना, there should no be such but it's like not it's not illegal and probably not unethical as well, but maybe immoral. ठीक है, आप थोड़ा सा ये तो कर सकते हैं ना, मतलब कि मॉरलिटी तो सब्जेक्टिव होती है ना. ठीक है, किसी और बंदे के लिए हो सकता है हो कि यार अच्छा है वाकई यार I've been here, तो we've had people जिन्होंने 3 महीने 6 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद कहा, एक दिन कहा जी मैं कल से नहीं आ रहा. ठीक है, ऑन द सेम एंड we've had people जिन्होंने कहा यार मैं आई एम वेरी हैप्पी हेयर, लेकिन मैंने ना 3 साल पहले इमिग्रेशन अप्लाई की थी, मेरी इमिग्रेशन हो गई है सक्सीड, तो यार रियली सॉरी बट आई हैव टू डू दिस. ठीक है, मतलब वो भी बंदा अगर आखिरी दिन कहता है कि यार नहीं मैं नहीं आ रहा कल से, तो कंपनी के एंड से मतलब लॉस ही है ना बहुत ज़्यादा. ठीक है,
सो हर किस्म के लोग होते हैं, इन लोगों के मॉरल्स डिफरेंट होते हैं, तो आई वुड कॉल इट इमोरल बट नॉट अनएथिकल, या मतलब इलीगल तो नहीं कहूँगा मैं कि यार ये बड़ी गलत बात हो गई कि जी आपने 3 महीने के प्रोबेशन का टाइम होता ही इसलिए है कि आप देखें कि आपके लिए भी कंपनी सही है कि नहीं, और कंपनी के लिए भी यार कि आपके लिए बंदा सही है कि नहीं. तो ये दैट्स माई 2 cents. फेयर पॉइंट. आई जस्ट वांट टू लाइक कम टू एन अंडरस्टैंडिंग क्या कि फिर जब हम लॉयल्टी की जो बात करते हैं कि वो है क्या, वन वी से लॉयल्टी के दोनों पार्टी से फिर वो लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए दोनों की. Well, how do they both feel about loyalty? Like, for example, we've both been employees too. हाँ. कहते हैं एक हमें बहुत ये होता है कि यार हमें कहा जाता है कि यार टेक ओनरशिप कहते हैं, हर चीज़ को अपना समझ के करो, वो करो, सारी चीज़ की करो. लेकिन मैं क्यों करूँ? मैं सिर्फ इसको एज ए 9 to 5 जॉब ही क्यों ना लूँ? मैं इसको ओनरशिप क्यों लूँ? What's in it for me? हाँ, तो यू गॉट आउटसाइड रिटर्न्स फॉर दोज एज वेल, राइट? जब तुम्हें कहा था कि यार ओनरशिप लो, तो तुम्हें उसके आउटसाइड रिटर्न्स भी मिले थे. हाँ, यू रिमेंबर? ठीक है, आई रिमेंबर एज वेल. ठीक है, अगर तो ये कंपनी आपको कहती है ना यार ओनरशिप लो भाई, ये तुम्हारी कंपनी है, ये है वो है सारा कुछ, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिसी, तुमने कहा यार कि बाइक की जगह कार पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, तुमने कहा यार कि देखें मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से लेट्स से डबल की ऑफर आई है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अंडर पेड हूँ, और वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं यार हम तो फैमिली हैं, देखो अभी मुश्किल हालात चल रहे हैं, ये करें वो करें, फिर तो आप गलत जगह पे हैं. आपको आपका एम्प्लॉयर मैनिपुलेट कर रहा है. ठीक है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए. अगर मैं लिप सर्विस कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ यार कि तुम यार बहुत मेहनत करो, ये करो वो करो, और मैं ये सिर्फ तब तक महदूद रखता हूँ जहाँ तक आपने इनपुट देनी है. जब मेरी इनपुट देने की बारी आती है, मैं कहता हूँ नहीं यार हालात तुम्हें पता है ना यार, इकोनॉमी के हालात कितने बुरे हैं, तुम्हें पता है यार बड़ा मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, ये वो सारा. तो ये तो सिंपल मैनिपुलेटिव बिहेवियर है. तो मेरे ख्याल से यू शुड नॉट स्टैंड फॉर दैट. जब आपको ओनरशिप अगर आप ले रहे हैं, आपको कोई कह रहे हैं ओनरशिप लो, तो फिर उसके साथ आउटसाइड रिटर्न्स भी होने चाहिए. अगर वो नहीं दे रही कंपनी, तो फिर इट्स एब्सोल्युटली फेयर फॉर यू टू डू दैट. नहीं, फेयर पॉइंट. लाइक एंड डेफिनेटली हम जब ये भी सारी डिस्कशन करेंगे ना, दिस इज नॉट पर्टिकुलर, दिस इज गोना बी लाइक हम कर रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिस क्या है. हाँ, इस टाइम अपनी पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब कि लिमिटेड सैंपल सेट है हमारा, स्टिल कि जनरल प्रैक्टिस क्या है. यार लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान में ना स्मॉल और मीडियम सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर इस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटी है ना कि इमोशंस और नो इमोशंस मैथमेटिकली ग्रो करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इफ़ यू टेक ओनरशिप, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट करते हैं, यू विल गेट आउटसाइड रिटर्न्स. और अगर आपकी करंट कंपनी नहीं दे रही, कोई ना कोई कंपनी आपको मिल जाएगी. आई नो मल्टीपल फाउंडर्स जिनको ऐसे लोगों की तलाश है हु कैन काइंड ऑफ लाइक टेक स्टफ ऑफ देयर प्लेट एंड रेप्लिकेट व्हाट दे आर डूइंग एंड गेट आउटसाइड रिटर्न्स. सो आई थिंक हमने कन्वर्ज काइंड ऑफ इस चीज़ पे कर ली है कि अगर कंपनी आपको कहती है ना यार ओनरशिप लें, आप कंपनी को टेक द कंपनी फॉरवर्ड विद अस एंड व्हाट नॉट, तो उसके साथ आउटसाइड रिटर्न्स होना ज़रूरी है. यानी कि 9 to 5 वाले रिटर्न्स नहीं होने चाहिए उसके साथ. हाँ, राइट. सो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ज़रूरी है. एंड हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट. हाँ, नहीं, फेयर पॉइंट्स. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच के दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए कि दिस एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें दोनों जितनी उसकी अपनी ऑफर को लिक्रेटिव बना सकेंगे, मोर ऑफ द रीज़न फॉर द अदर पार्टी टू कीप द देयर एंड ऑफ द डील. ठीक है, हाँ, मतलब टू सम लेवल शायद ये हो, लेकिन लेट मी गिव यू एन एंटीथीसिस टू दिस. ठीक है, हम दोनों जानते हैं कंपनीज को और उस कंपनी में ऐसे लोगों को जिनको देख के आप कहते हैं यार ये बंदा इस कंपनी में कैसे पहुंच गया. ठीक है, हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो हमें पता है यार कि ये बंदा अगर आज दोबारा इंटरव्यू दे ना इस कंपनी में, तो ये ही वुड नॉट गेट थ्रू और शी वुड नॉट गेट थ्रू. ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं? वो लॉयल्टी से आते हैं. वो कंपनी का लॉयल्टी का एंड है. ठीक है, वी नो मल्टीपल पीपल जो बिन एट लाइक 5 years 10 years 15 years से कंपनी में हैं, नॉट एडिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू, जस्ट लिविंग डे टू डे, कंटिन्यूइंग इट. तो वो लोग भी तो हैं वहाँ पे, राइट? इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट लेकिन इट्स ऑल्सो दैट on part of those employees, aren't they like a source of stability in your company? ठीक है ना, हमने कहा यार कि क्योंकि अगर आप देखो ना टैलेंट को देखो, आप उन इंडिविजुअल्स को देखो जो ओनरशिप लें, आप उन जो डिराइव करें एवरीथिंग, आई फील लाइक उनकी प्रोपोर्शन वर्सेस द अदर प्रोपोर्शन कम होनी है, और फिर वो उनके पास फिर ऑप्शंस भी लिमिटेड होती हैं. जिस तरह हमने देखा यार कि पहले अपने कहा था स्टार्टिंग में ट्रेंड आया बड़ी कंपनीज को जाओ, फिर ट्रेंड आया स्टार्टअप्स के पास जाओ, क्योंकि स्टार्टअप से आपको इक्विटी ऑफर करते थे, फिर आया रिमोट वर्क के पास जाओ, फिर बीच में वो आया कि बाहर की बड़ी कंपनीज फैंग में जाओ.
तो ऑल देयर हैव बीन डिफरेंट ट्रेंड्स, हर किसी के डिफरेंट पर्क्स एंड डिफरेंट ऑफर देते हैं, तो ऑप्शंस उन इंडिविजुअल्स जो कि ओनरशिप लेते हैं, जो कि हाईली स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम लीविंग यू इज़ अ लॉट हायर एज वेल। तो फिर जो दूसरे एंड पे हमने बात किया कि विच माइट नॉट बी दैट प्रोडक्टिव, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे ना, यू नो कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ आई हैव नथिंग आई वुड स्टिल हैव दीस फोक्स। Yeah, not really. So I think so अगर ये 100 लोग हैं ना कंपनी के अंदर, हाँ. तो उनका ना 20-60-20 स्प्लिट होता है। टॉप 20% पे वो लोग हैं जो रॉक स्टार्स, सुपरस्टार परफॉर्मर्स हैं आपके। फिर आपका 60% लोग तकरीबन ऐसे होंगे जो कि जिनको आपको ना थोड़ा सा कोर्स करके, थोड़ा सा उनको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करके, फीडबैक दे के, यू हैव टू मेक श्योर कि यार दे परफॉर्मिंग वेल। इफ़ यू लीव देम टू देमसेल्व्स दे विल जस्ट गो अस्ट्रे। और फिर बॉटम 20% होते हैं जिनको आप जो मर्जी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो बॉटम 20% है, ऑफकोर्स इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन इन बॉटम 20% का बार तो रेज किया जा सकता है ना, ठीक है। सो अगर लेट से बॉटम 20% किसी भी कंपनी में है, ऐसे नहीं है कि उनसे बेहतर लोग दुनिया में नहीं है या मार्केट में नहीं है, उनके ही रेट्स पे, ठीक है, ऐसे लोग हैं। बट कंपनीज टेंड टू नॉट हायर न्यू पीपल एंड कीप देम जस्ट आउट ऑफ गुडविल, ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी आती है, लेकिन मोस्टली इट्स गुडविल कि यार दीज गाइज वर विद अस व्हेन वी वर 20 या 30, सो नाउ वी गॉट टू स्टिक विद देम। वहाँ पे परिवार का हिस्सा है ना वो, तो इसलिए तो मतलब काइंड ऑफ लॉयल्टी के एस्पेक्ट्स तो मिलते हैं ना, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स तो मिलते हैं ना कंपनीज की तरफ से भी, राइट। हाँ, ट्रू। कोविड में भी you've got गुड कंपनीज एंड बैड कंपनीज। कुछ कंपनीज ने कहा यार अच्छा हम ये करते हैं कि सारे ना 75% सैलरी पे चले जाते हैं ताकि हमें किसी को भी ना भेजना पड़े। क्योंकि कुछ कंपनीज ने कहा यार नहीं, हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, हम ये करते हैं, हमने फ्लावर वर्टिकल को बड़ा कर लेते हैं। कुछ कंपनीज ने कहा यार सॉरी 3 months सेवरेंस, थैंक यू। तो स्पेक्ट्रम है, लेकिन आई थिंक तो उसमें बीच में थोड़े थोड़े स्पेक्ट्स ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम द कंपनी साइड भी हैं। या लेकिन अच्छा, अब दूसरा मेरा पॉइंट है कि आई थिंक यू रेज अ वेरी गुड पॉइंट कि यार के इन टफ टाइम्स और उसमें तो क्या व्हाट्स योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। तो लेकिन हमने इसी कोविड के पोस्ट कोविड जो सारा एकदम का डाउनफॉल आया, इस टाइम हमने देखा है कि CEOs की सैलरी तो उतनी ही गई है, ठीक है ना। उनके मार्केट वैल्यूज भी बढ़ी है, उनकी इक्विटी भी बढ़ी है, उनकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ी है। लेकिन हमने कहा कि यार क्योंकि वी हैव टू मेक बिजनेस सस्टेनेबल, तो कि हमने इतने पोर्शन के बंदों को उड़ा दिया। इवन कि इधर भी व्हेन वी टॉक अबाउट कि अगर मैंने परिवार के कुछ बंदों को संभालना है, वी डोंट टेंड टू गिव आवरसेल्फ अवे इन एवरीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काउंटर पॉइंट रखूँ, मुश्किल पड़ी, आपके पास पैसे कम हो रहे हैं, आपको उनसे यार के स्टिक विद मी एंड आई विल गिव यू इक्विटी, बट इट वुड नेवर गेट टू दैट पॉइंट because owner or like the C class would not like to give away their own share of the company. बेशक वो उनको एक a very strong foundation of the company consider करेंगे, but they are still hesitant to give away equity to employees who might be rock stars who have been stable for a very long time, who have been performing for a very long time. तो उस बारे में क्या टेक है यार? अगर तो रॉक स्टार्स को इक्विटी या कोई वही जो आउटसाइज रिटर्न्स वाली बात है ना, अगर तो रॉक स्टार्स को आउटसाइज रिटर्न्स नहीं दे रहे ना, तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो वो तो आपको करना ही करना है, चाहे वो इक्विटी में करना है, आपको प्रॉफिट शेयर में करना है, आपको बोनसेस में करना है, आपको आई डोंट नो गाड़ी दे के करना है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो तो है ही है, ठीक है। रहेगी बात फिर बाकी लोगों की, बाकी लोगों में फिर देन इट्स जस्ट लाइक वो सॉर्ट बाय GPA जैसे नहीं होता उस तरह करके। तो अगर डिसीजन करना है मुझे, जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब मेटा ने ले ऑफ करना था, सबसे पहले उन लोगों को ले ऑफ किया जिन वो वर ऑप्शनल लाइक इंजीनियरिंग मैनेजर्स, राइट। सो हाँ, फिर उसके बाद तो वही होता है। तो रॉक स्टार्स मेरे ख्याल से उनको तो आउटसाइड रिटर्न मिलने ही मिलने चाहिए, और हेजिडेंट नहीं होना चाहिए CEOs को, क्योंकि अगर वो हेजिडेंट होंगे तो वो रॉक स्टार्स कहीं और चले जाएंगे। तो वे CEO कब कहते हैं, वी हैव नेवर सीन अ ट्रेंड कि CEO ने took a burn out of any of these incidents या फिर वो है, तो when should they step in and take the burn out of it, कि हमने सैलरी ना लूँ या मैं वो ना करूँ। अच्छा, 2 किस्म के CEOs होते हैं, एक होते हैं जो फाउंडर्स होते हैं, और एक होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ लाइक आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, आई डोंट नो व्हेन वी ग्रो maybe I'll have somebody else as the CEO, then that will be an operator CEO, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है, ठीक है। ऑपरेटर के लिए उसका परिवार नहीं है, ऑपरेटर के लिए उसके नंबर्स की गेम है, ठीक है, क्योंकि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना है, उसने कहना है यार कि ये नंबर्स इनकी बात हो रही है। तो ये भी एक फ़र्क है कि क्या बिजनेस इज़ दैट बिजनेस अ फाउंडर लेड बिजनेस और इज़ दैट एन ऑपरेटर लेड बिजनेस। तो ये भी है। अगर फ़र्ज़ करो कि
कंपनी का CFO एक्चुअली CEO बन जाता है, तो उसका तो सिंपल काम है यार, कंपनी की टॉप लाइन बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाने हैं, बाकी सारा कुछ देखी जाएगी। या अगर कंपनी आई डोंट नो IPO कर गई है और उसके गोल्स हैं अगले 3 साल के, यार ये रेवेन्यू टारगेट सेट करने हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन हमने रखने हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स को आपने ऑफ कोर्स आपने प्रॉमिस किया है कि यार हम इतना करेंगे अगले क्वार्टर में, ठीक है। तो उस केस में तो इमोशंस की तो जगह ही नहीं है, हाँ। कैपिटलिज्म में तो इमोशंस की जगह ही कोई नहीं है, राइट। सो ये भी फ़र्क है कि यार आप फाउंडर लेड बिजनेस में जा रहे हैं या फिर आप ऑपरेटर लेड बिजनेस में जा रहे हैं। चलो अच्छा, नाउ वी हैव मेड अ पॉइंट कि यार के ठीक है यार के डाउन साइजिंग भी एक तरह की नीड बन जाती है, पर व्हेन इट कम्स टू डाउन साइजिंग तब फिर हाउ डू यू सेलेक्ट कि मतलब कि अब किस तरह, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी चॉइस। लाइक हमने भी बात की कि 20 स्प्लिट है, हर स्प्लिट में हर चीज़ कंट्रीब्यूट करी है किसी न किसी चीज़ में। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, क्या मैं किससे आगे मैं निकालना स्टार्ट करूँ, किससे नीचे स्टार्ट वो करूँ, हाउ डज दैट वर्क? राइट, हाँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैवंट हैड टू गो थ्रू दैट, तो मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। लेकिन आई थिंक सो इसके लिए ना मैं एक छोटी सी एनालॉजी समझनी पड़ेगी। छोटा बिजनेस, किराना स्टोर हो गया या बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर हो गया, ठीक है। उसका भी जो ओनर होता है ना, उसके दिमाग में ना एक स्प्रेडशीट बनी होती है कि यार ये मेरे पास लोग हैं, ये 10 लोग हैं मेरे पास, इनकी ये सैलरीज हैं एंड आई गेट X वैल्यू आउट ऑफ दीज। तो उस स्प्रेडशीट चाहे उसने खाते पे लिखी हो या उसके दिमाग में हो या उसके कंप्यूटर लैपटॉप पे होती है हर किसी के पास, ठीक है। द बिजनेस ओनर नोज कि यार ये मेरा क्रिटिकल लोग हैं, ये मेरे कैन बी क्रिटिकल हैं, ये मेरे बेरेबल लोग हैं और ये मेरे अनबेरेबल लोग हैं। सो मतलब विदाउट द टीम मेंबर्स नोइंग इट, ये कैटेगराइजेशन के ज़हन में चल रही होती है। तो बड़ा सिंपल होता है बिजनेस ओनर के लिए, इफ़ दे हैव टू कट द फैट, तो कट द फैट में वही लोग जाएंगे जो सबसे पहले अनबेरेबल होंगे, ठीक है। और आपने इन चारों, एज एन एम्प्लॉई, आपने इन चारों में से किस बकेट में बैठना है, दैट इज़ अप टू यू मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे अगर हमने स्प्लिट की बात की, अगर हम किसी भी एक बकेट से ज़्यादा निकाल देंगे तो वुडंट दैट कॉज chaos? कि अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टेबिलिटी वाले बकेट से निकाल दिए, नाउ यू जस्ट लेफ्ट एज रॉक स्टार्स, एंड तो वुडंट दैट बी काउंटर प्रोडक्टिव एज वेल? हाँ श्योर, वो अगेन मतलब वो सो बिजनेस ओनर का, सो बिजनेस ओनर इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर लॉन्ग टर्म अपसाइड, ठीक है। एक बिजनेस ओनर का काम ये होता है कि यार मुझे आज नहीं चाहिए या मुझे अगले साल में वैसे नहीं चाहिए, या जो भी व्हाटएवर पैसे हैं, इम्पैक्ट है, फेम है, मुझे आज से 5 साल या 10 साल बाद चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसको ये डिसीजन करना है कि यार मेरा अगर मैं आज ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसका 3 साल 5 साल बाद इम्पैक्ट क्या होगा, और ये इसी के उसे पैसे मिल रहे हैं। CEO है, CTO है, को फाउंडर्स हैं, व्हाटएवर, ठीक है। उनका सारे की सारे दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर डिसीजंस, नॉट देयर टाइम। तो ये तो अगर वो गलत डिसीजन कर लेते हैं वो तो गलत हो ही जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि मेरे पास कैटेगराइजेशन पड़ी है, यार ये लोग वेरिएबल हैं या अनवेरिएबल हैं, ये क्रिटिकल हैं, दीज गाइस कैन बी क्रिटिकल, तो आई हैव टू फॉर श्योर मेक श्योर कि यार उससे लॉन्ग टर्म अपसाइड हिट ना हो। लेकिन हाँ, कट द फैट अगर करना ही है, यानी कि वो चॉइस है ना यार कि इन 10 लोगों को ब्रांड मिले या सारे 100 लोगों को ब्रांड मिले, तो उस केस में द लेसर इविल तो यही है ना कि यार 10 लोगों को ब्रांड मिल जाए। वुड देयर बी एनी केस कि यार के वेयर यू फील लाइक कि मैं किसी बंदे को ना निकालूं बट आई जस्ट टेक अ रिस्क, मैं अगर 3 मंथ्स के लिए मैं टोटल रिस्क पे चला जाऊं, एंड पे हो सकता है रिवॉर्ड मिल जाए, कोई और प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए कि हम दोबारा पुर करते हैं पॉजिटिव वो ट्रेजेक्टरी तरफ आ जाएं, लेकिन उससे पहले मैं किसी तरह सस्टेन कर लूँ और लाइक यू सेड रिस्क पे डाल दूँ और किसी को। वुड देयर बी अ पॉइंट, एवर डू यू फोरसी कि कोई आ सकता है ऐसा पॉइंट? यार इस पे फाउंडर पे डिपेंड करता है कि इनके जो फाउंडर लेड बिजनेस होते हैं ना, सॉरी इससे CEO पे या जो भी डिसाइड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। फाउंडर का ना, जो फाउंडर होता है ना खुद, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हिज टीम हैज़ टू बी बॉट इन। सो मेरे साथ अगर लोग शुरू से चल रहे हैं, उनमें से मैंने 10 लोग जो चाहे हाई परफॉर्मेंस नहीं थे लेकिन वो टीम का इनिशियल टीम का हिस्सा थे, इफ़ आई लेट देम गो तो मेरे लिए तो बहुत डिजास्टर है, क्योंकि बाकी भी 90% लोग भी कहेंगे यार कि ये क्या है, कि अब नेक्स्ट हम भी हो सकते हैं, नेक्स्ट हम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो और ऐसे होता है। आई मेट अ फाउंडर अबाउट अ वीक अगो एंड ही टोल्ड मी कि यार इस वक्त ना वी हैव 45% ऑफ द कंपनी ऑन द बेंच, ठीक है। अब 45% ऑफ द कंपनी ऑन द बेंच का मतलब ये है कि अगर वो एक अच्छी ऑपरेटेड कंपनी है, सर्विसेज कंपनी, तो वो ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। रफली 40% 45% मार्जिन होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस में। तो ये भी तो कर रहा है ना बंदा, ही इज़ नॉट फायर्ड एनीबडी,
एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड वेज. तो ऐसे होता है, इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं चलता. ठीक है. और जिस तरह से कंपनी बड़ी होती जाती है तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि मे बी यू ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, यू ऑन डिफरेंट इन डिफरेंट टीम्स, तो आपको नहीं पता कि कितने लोग बेंच पे हैं, कितने लोग अनप्रोडक्टिव हैं या अनविलेबल हैं इस वक्त. ऐसे होता है. इट्स जस्ट कि हमें पता नहीं चलता. So ठीक है, we talked about the employee perspective, employer perspective. Now let's just talk to employee perspective. ठीक है. ठीक है ना, कि अब उसके लिए उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए. मतलब कि वी हैव टॉक्ड के यार के ठीक है आपको अब रिटर्न्स मिल रहे हैं, फिर भी वी हैव वर्कड इन अ कंपनी यार के काम थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है. हर कंपनी में आपकी एक हद तक लिमिट होती है ग्रोथ की, वेर यू फील लाइक यार कि बस अब और क्या करूँ, मैं कहते हैं और क्या करूँ. तो डू यू थिंक यार के ऐसे मार्क्स होते हैं इन योर करियर, एंड इफ एन एम्प्लॉय शुड देन just call it quits and just switch the job and have a different challenge, different experience? एब्सोल्युटली यार. आई थिंक कि फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी टीम को बिगर बेटर चैलेंजेस देना. एट सम पॉइंट ऐसे होता है कि इंडिविजुअल्स ग्रो आउट कर जाते हैं कंपनी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे. एंड इन विच केस, लाइक योर केस और माई केस, हमारे केस में यही हुआ था कि द फाउंडर्स टोल्ड अस कि यार हाँ तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम यही करो. राइट. सो ऐसे होता है. और आई थिंक उस वक्त यही करना चाहिए. मेरा तो सिंपल फार्मूला होता है यार, 3G फार्मूला है, ग्रो ग्रूम गो. आप कहीं पे भी जाते हो, ग्रो करो उस रोल में. ठीक है. किसी और को ग्रूम करो उस रोल में एंड देन गो. तो अब ये आप एक कंपनी के अंदर कर रहे हो या आप कंपनी के बाहर जाके करो, तो रिंस एंड रिपीट करना है आपने. मैं आया, लेट्स से मैंने एज एन एंड्रॉयड इंजीनियर आया. ठीक है. मैंने वो सीखी पहले, सबसे पहले. फिर मैंने अपनी जैसे 2 से 3 लोग पैदा किए, उनको सिखा के, और उसके बाद मैंने जब वो एक टीम बना दी जो कि अब मेरी 3 कॉपीज़ हैं या 4 कॉपीज़ हैं मेरी, तो अब मेरा वहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है. अब नाउ माई जॉब इज़ टू डू बिगर बेटर थिंग्स. अब वो मैं उसी कंपनी के अंदर करूँ या मैं बाहर जाके करूँ, तो वो तो एब्सोल्युटली ओके. और कंपनी के एंगल से भी ड्यूरिंग दिस ट्रजेक्टरी ग्रो ग्रूम गो वाले, अगर आप 3 दफ़ा कर चुके हो ना एक कंपनी के अंदर ग्रो ग्रूम गो, तो द कंपनी हैज़ बिन वेरी, you've been very profitable for the company during that. तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो हाँ श्योर, एक पॉइंट डेफिनेटली आता है जब फाउंडर्स आपको कहते हैं यार नहीं, आई थिंक डूइंग द अदर थिंग इज बेटर फॉर यू. तो ऐसे भी होता है. Do you think there is a sweet spot कि इतना number of years के बाद it's okay for on both end कि अब हम happy, both side पे happy हैं, you have grown out as well, कि कितने number of years do you have any like? हाँ यार, हम लोग जब भी किसी को हायर करते हैं ना, उसे कहते हैं यार कि आपने 2 साल की कमिटमेंट आपने हमें करनी है, 2 साल से आगे आपको रुकना हमारा काम. ठीक है. सो वो कोई बॉन्ड शॉन्ड साइन नहीं करते. भी हमारे पास ये होता है यार कि इन प्रिंसिपल अगर तुम आ रहे हो ना यार 2 साल के लिए आओ, सोच के आओ कि मैंने 2 साल यहाँ पे रहना. ठीक है. बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोई मसला हो गया, तो फिर तो एक अलग बात है. सो हमारे जहन में फॉर अस इट इज़ 2 years कि यार अगर कोई भी आता है, बिकॉज लाइक अगेन 3 months लग जाएंगे सेटल होने में, एंड देन टू ग्रो एंड देन ऐड वैल्यू टू द कंपनी, तक 2 साल लग जाएंगे. प्लस और हाँ, अगर मतलब आप 1-1.5 साल आपने गुजार लिया कंपनी पे, तो नाउ वी नो वेयर यू स्टैंड, और उससे आगे आपको रोकना हमारा काम है. सो इफ वी लेट यू गो आफ्टर 2 years, so that is a failing on our end. All good things, but लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा स्केल का डिफरेंस नहीं है. For example, like when you speak on all these things, they sound very good, but they are too good to be true. क्योंकि I think scale छोटा है. Like if you scale it up to like 1,000 like employee, तब क्या होगा यार? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो द थिंग इज़ कि अगर आपकी कंपनी आपके लोगों से तेज़ स्केल कर रही है ना, सही है, राइट, कि अगर आप एज अ कंपनी हैं, आप हर साल बाद लेट्स से 2x स्केल कर रहे हैं, तो मैं तो इस कंपनी में इतना कुछ देख लूँगा कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन एट अ सर्टन पॉइंट स्केल करना मुश्किल हो जाता है. एज यू से कि यार अगर 500 से 1000 करना बहुत मुश्किल काम है. एक्चुअली 100 से 200 करना भी बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो अनफैदमेबल है वो 1 साल के अंदर करना. ठीक है. तो वही बात है कि यार कंपनी कैसे ग्रो कर रही है और आप उसके अंदर रह के कर रहे हैं या बाहर रह के कर रहे हैं, वो है वो कंपनी पे डिपेंड करता है. कोई उसका रूल ऑफ थंब नहीं है. लेकिन आई थिंक कि इसीलिए कंपनीज को फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होना चाहिए, टू कीप एवरीबडी इन्वेस्टेड एंड एवरीबडी एक्साइटेड. कि अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, कि जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे 100 लोग थे, और अब मुझे जब 4 साल हो गए हैं तो उस कंपनी में लेट्स से 500 लोग हैं. Imagine the opportunities that those addition of that business that is coming to the company will enable. नए रोल्स खुलेंगे, हेड ऑफ सेल्स आना होगा, whatever, जो भी डिफरेंट चीज़ें आनी होगी, तो कितना रोल्स ओपन हो रहे होंगे. If I'm good तो I'll be able to do that. लेकिन अगर कंपनी
स्टैगनेट कर गई है तो वो फिर अगर कंपनी स्टैगनेटेड है लेट्स से किसी भी नंबर पे एक्स नंबर पे, तो जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूंगा मुझे अच्छा लगेगा, इससे आगे मैं कहूँगा यार अब तो मुझे कहीं और जाना चाहिए या मुझे कोई और फ्लेवर, तो ये तो सिंपल वो कंपनी की ग्रोथ से टायर्ड है यार। नहीं, लेकिन इसका काउंटर पॉइंट तो ये भी तो हो सकता है ना कि यार कि अब 10 बंदों में स्टैंड आउट करना आसान है, अब 1000 बंदा हो जाता है कि हाउ डज एवरीबडी नो कि यार मैं वो क्रिटिकल मेंबर हूँ, मेरी इनपुट नज़र आ रही नहीं आ रही। हाँ अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आउटलायर हूँ तो मुझे इतना नहीं दे सकते, क्योंकि फिर हाँ आप अपने स्केल खराब करते हो ना अपनी कंपनी। true. 500 बंदा खड़ा है, हम इससे 1 पॉइंट पीछे, हमें एटलीस्ट उतरा तो दो। फिर उस केस पे फिर क्या? ट्रू, बिल्कुल सही बात है यार। हाँ आई थिंक वो जब हम बात करते हैं ना स्केल करना मुश्किल हो जाता है, वो इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि शुरू में ना फाउंडर्स बड़े क्लोज टू द सन होते हैं, ठीक है, मतलब अभी राइट नाउ लाइक वी ओनली हैव 2 फ्लोर्स, ठीक है, तो हर वक्त पता है यार कि कहाँ पे कौन बंदा है, हेलो हाय चलते फिरते हो जाती है, लोगों से बातचीत हो जाती है, ठीक है। मे बी इफ यू ग्रो टू आई डोंट नो 4x या 3x ऑफ दिस, तो फिर मे बी आई जस्ट बी मीटिंग 1 person पर वीक, राइट, कि हो सकता है एक बंदे को मैं 1 हफ्ते बाद मिल रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। और बाकी फाउंडर्स हैं या HR भी है, उनके लिए भी इतना ईजी नहीं होगा टू कीप अ टैप ऑन ग्रेट टैलेंट एंड गेट देम अबव। तो वो ऐसे होता है कि कंपनी की सीलिंग तो होती है, लेकिन जो ओवरलुक होने की वजह से वो काइंड ऑफ सीलिंग उस बंदे के लिए नीचे आ जाती है, राइट। सो अगर एक बड़ी कंपनी है उसमें अपॉर्चुनिटी है 100, ठीक है, और वो 100 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्होंने 50 लोग रहे, उन 50 लोगों के अंदर आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज द कंपनी स्टार्ट गेटिंग बिगर, तो रेडार्स जो पहले एक रेडार इतना है, लेट्स से रेडार इतना सरफेस एरिया कवर कर सकता है, और उस जैसे 4 रेडार्स थे पहले, अब 1000 लोग हो गए हैं, अब वो तो इतना ही कवर कर सकते हैं ना, तो उस रेडार पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर श्योर। हाँ ये तो होता है। तो फिर आई थिंक ये फिर जब हम बात करते हैं ना, जब हमने स्टार्ट किया था लॉयल्टी से, फिर आई थिंक it becomes a spectrum कि यार क्या आप देख रहे हो फिर लॉयल्टी इन ए स्मॉल कंपनी versus loyalty in a big company. Right. Loyalty from a perspective of like आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको you should be clear about those things. You should have these things as in the back of your mind. अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं अगर 1000 बंदे की कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, I should know what I should expect from the company in return. ठीक है ना, मुझे क्या मिल सकता है, मेरे ग्रोथ क्या चार्जेस होते हैं, and I should know कि यार कि मैं भी when it is right for me to like jump ship. And for that, if you want to take a look at the episode that I did with Sher Ali, I think it is episode number 5. Episode number 5 में हमने exactly ये डिस्कस किया, स्मॉल कंपनी वर्सेस मीडियम कंपनी वर्सेस लार्ज कंपनी, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। सो सॉरी। Absolutely, like मैं ये था, मैं लॉयल्टी को मैंने ब्रेक डाउन करना था। So far we have discussed here कि एक लॉयल्टी के it's not like one-ended thing, it's two-ended thing. दोनों एंड पे आता है, दोनों एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, दोनों एंड पे प्रोमिसेस भी होते हैं, दोनों एंड पे अपनी तरफ पे फाइनेंशियल गेन्स भी देख रहे होते हैं, दोनों एंड पे सम कॉम्प्रोमाइज़ भी रिक्वायर्ड होते हैं। और लेकिन जो आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि दोनों एंड पे एक्सपेक्टेशंस भी कहाँ पर आती हैं कि यार कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्मॉल कंपनी में जा रहे हो तो उसमें आप यू हैव बिन विद देम फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि स्मॉलर कंपनीज में चैलेंज भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब बड़ी कंपनी में 9 to 5 ईजिली आप कर सकते हो, स्मॉलर में यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और कहते हैं यू हैव बिन थ्रू देयर, कहते हैं एंड इफ यू आर बीइंग रिवॉर्डेड हाउएवर दैट मीन इज, तो इवन दो इट्स नॉट अ परिवार, लेकिन फिर भी देयर इज अ more of a human inclinations कि we have been through a lot of these things. Small companies में human angle हमेशा strong होता है. Small companies rely on humans, large companies rely on processes. So ये तो मतलब I've seen it multiple times. छोटी कंपनीज में आपने छुट्टी लेनी है, आप कहेंगे यार मैं कल नहीं आ रहा। बड़ी कंपनी में आप कहेंगे छुट्टी लेनी होगी यार, अच्छा चलो वो ईमेल लिखो HR को, साथ मुझे CC कर दो, अगर उसने अप्रूव की तो फिर तुम चले जाना, ठीक है। सो वो तो होता ही है, ह्यूमन सेंट्रिक होती है, मतलब इट्स ईजी टू द ह्यूमन एंगल इज ईजी इन स्मॉल कंपनीज, बड़ी में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर बड़ी के चैलेंजेस भी कम होते हैं, स्मॉल पर स्टेबिलिटी भी थोड़ी होती है एज कम्पेयर टू बड़ी के, तो फिर वो ह्यूमन चैलेंजेस रियली गेट चैलेंज्ड ओवर देयर कि इधर निकालना पड़ गया, तो फिर इट वुड बी लॉट हार्डर ऑन बोथ साइड्स कि बोथ हैव बीन थ्रू क्वाइट सम टाइम विद टुगेदर। हाँ बिल्कुल स्टेक्स डिफरेंट होते हैं यार, डायनामिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये भी है कि स्मॉल कंपनी का 10% हो सकता है 2 लोग, बड़ी कंपनी का 10% हो सकता है 200 लोग, तो वो भी है। So talking about your graduation now from कहते हैं as an employee to employer, were there any like misconceptions in your mind कि यार के employer के बारे में, but now you are in employer shoes, तो अब वो बहुत ज़्यादा spectrum change हुआ और कहो यार कि नहीं कि देखिए मैं गलत था उस टाइम? यार एब्सोल्युटली यार, आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी
तो पहले वही चीज़ें जिनमें कहता यार ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे याद है यार टाइम शीट्स फिल करने में कितना अज़ाब पड़ता था, ठीक है, मुझे आज भी अज़ाब पड़ता है टाइम शीट्स फिल करने में। बट व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी यू रियलाइज़ कि यार वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन यू ग्रो, आपके पास 1000 लोग हैं, आपने कस्टमर्स को बिल करना है, कस्टमर्स को आपने सब्सटेंस पे बिल करना है, आपने फीलिंग पे बिल नहीं करना कि मुझे लगता है मेरे 8 घंटे स्पेंड किया, आपने उनको 8 आवर्स वर्थ ऑफ वर्क पे बिल करना है। उसके लिए टाइम शीट के अलावा कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। आपने लेट से देखना है कि यार आपके सबसे ज़बरदस्त लोग कौन से हैं, तो उसके अलावा टाइम शीट्स के अलावा कोई तरीका है ही नहीं टू मेजर देयर प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिवली। मतलब मैं ठीक है, मैं 20 लोगों में मैं सब्जेक्टिवली कर सकता हूँ, 20 में भी बहुत मुश्किल है। आई थिंक सो theoretically one person can manage no more than 9 people plus minus 2, ठीक है, उससे कर ही नहीं सकते। 20 लोगों को मैं देख के कर सकता हूँ, लेकिन उससे अगर मुझे ऑब्जेक्टिवली करना है, मैं चाहता हूँ यार कि हमारा सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो इक्विटेबल हो, यानी कि हर बंदा जो जितना ज़बरदस्त काम कर रहा है उसको उतना ही अपसाइड मिले। तो उसके लिए चीज़ों को मुझे ऑब्जेक्टिवली करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर्स में करना पड़ेगा, फीलिंग पे नहीं होएगा। तो उसके लिए टाइम शीट इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एंड देन मतलब सो मैनी सिनेरियोज यार, मतलब कि अच्छा यार छुट्टी, पूरे मुल्क को छुट्टी है, हमें छुट्टी क्यों नहीं दी, ठीक है। दैट हैज़ बीन सच अ रेवलेशन फॉर मी व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, कि आप कहते हैं यार कि अच्छा यार 9 नवंबर की छुट्टी है, हमें इकबाल डे है, तो कस्टमर को क्या लगे यार आपका इकबाल डे है, राइट, उनकी तो छुट्टी नहीं है ना उस दिन। सो दे वुड, मतलब अगर फ़र्ज़ करो कि यार हम कहते हैं कि हम ईद के दिन जी, ईद पे हम जी पूरा हफ्ता छुट्टी करेंगे, बड़ी ईद पे भी तकरीबन हम पूरा हफ्ता, गिव और टेक, हम पूरा हफ्ता छुट्टी करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्रिसमस पे भी जब आपकी छुट्टी होगी तब भी हमारी काइंड ऑफ छुट्टी ही होगी, राइट, वो 10-15 दिन की, ठीक है। तो सो यू इमेजिन, यू कैन ओनली मेक आउट यार एज अ कस्टमर मैं देख रहा हूँ यार कि साल में से एक महीना ईद का, एक हफ्ता ईद का, एक हफ्ता बड़ी ईद का, फिर ये छोटे मोटे ये जो छुट्टियाँ जैसे 9 नवंबर वगैरह, ये सारी छुट्टियाँ, प्लस जब हम क्रिसमस पे जाएंगे वो 15 दिन भी। तो यार एक महीना साल में तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि मैं इंडिया से काम करा लूँ या बांग्लादेश से काम करा लूँ, राइट। सो ये दे हैव स्टार्टेड टू मेक सेंस टू मी सो मच। मुझे होता था यार कि एक ही छुट्टी है, क्या हो गया, ये ईद ही है, साल में एक दफ़ा ही आती है। तो देयर वाज दैट। These are the pain points on a human level, क्या कि कभी इमोशनली पहले कोई फीलिंग्स रखी हो टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, क्या कि एम्प्लॉयर्स ये ज़्यादती करते हैं, देखिए कभी जॉब इनसिक्योरिटी फील हुई हो, कभी इस तरह की फील हुई हो, जो अब जाके मतलब कि नाउ यूर इन लाइक एन एम्प्लॉयर शूज़, तो यार कि हाउ डू यू फील लाइक हाँ, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सो ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये क्रिटिकल, कैन बी क्रिटिकल, बेरेबल, अनबेरेबल, ये चीज़ मुझे आफ्टर बीइंग एन एम्प्लॉयर समझ आई है कि यार इस तरह की बकेट्स होती हैं पीछे। मुझे नहीं पता था कि होती हैं, लेकिन होती हैं, ठीक है। हर एम्प्लॉयर को ये पता होता है कि उनके लिए कौन से लोग कैसे हैं। तो वो दैट हैज़ बिन एन आई ओपनर फॉर मी कि मैं पहले सोचता यार कि अच्छा यार ये बंदा यार 15 साल से इन्होंने बंदे ने अपनी ज़िंदगी 15 साल दे दिए इस कंपनी को, तो वाई इज़न्ट ही ग्रोइंग, या मतलब यार इस बंदे के इसके रिटर्न्स तो ज़्यादा क्यों नहीं है जितने लेट से मेरे हैं या किसी और के। तो देन दैट स्टार्टेड टू मेक सेंस कि अच्छा यार इसके पीछे ये वजह है, बिकॉज दे हैव बीन इन दैट बकेट फॉर सो लॉन्ग। हाँ नहीं, दैट्स वेरी फेयर पॉइंट कि आपको क्या कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल दे दिए इस कंपनी को, और देखो इन 15 साल में आपने दिया क्या, नया बंदा आता है और वो मेरे से ऊपर आगे चला जाता है। तो इफ दैट्स हैपनिंग, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, यू शुड बी आस्किंग व्हाई इट्स हैपनिंग एंड हाउ कैन आई चेंज इट। इफ नॉट, मुझे पहले बहुत अनफेयर लगता था। हाँ, मुझे लगता था यार ये बंदा देखो यार 10 साल से इधर है, तो ये इसकी वो रिटर्न्स क्यों नहीं है, या ये बंदा लेट से उस गाड़ी में आ रहा है लेकिन ये बंदा 3 साल एक्सपीरियंस है, ये इस गाड़ी में क्यों आ रहा है। तो मतलब क्या सीन है इनका, ये आपको पता चल जाता है, मोर और लेस आपको पता होता है कौन तकरीबन कितने सैलरी स्ट्रक्चर पे, आपको आइडिया हो ही जाता है, ठीक है। दैट्स हाउ दैट हैज़ बीन। और तो ये जो लेबलिंग है क्रिटिकल, सॉरी हमने लेबलिंग बनाई है, तो अब ये भी टाइम बाउंड है, परफॉर्मेंस बाउंड है, एक किस पे होती है, बिकॉज देयर आर सम टाइम्स इन कहते हैं यार ये जिसमें काम का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ सही है। आप इतने बर्न आउट हो जाते हैं, आप बिल्कुल दिल कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट, एंड इज इट फेयर टू लाइक जज पीपल ऑन दैट, उसका क्या हिसाब होता है यार। और कैसे करेंगे आप, और क्या तरीका है? अगर मैं चाहता हूँ यार अच्छे लोगों को अच्छा पे हो, बुरे लोगों को एवरेज पे हो, और क्या तरीका है? मैं चाहता हूँ अगर आपने बात हाँ, की तो कोई और तरीका। अगर तो आपने फीलिंग पे बात की, साहब का आज मूड ये था कि ये बंदा बड़ा फिट है और उन साहब ने कहा था पिछले साल उसने बड़ा फिट काम किया तो उसको इतना बोनस दे दो, वो तो फिर वो एक अलग बात है ना कि एक बंदे की विम पे चल रहा है। अगर हमने ऑब्जेक्टिवली करना है तो और तरीका क्या है? अच्छे लोगों को अच्छा पैसे देने की और बुरे लोगों को या एवरेज लोगों को एवरेज पैसे देने की और तरीका क्या है? मेरे ज़हन में कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे लोगों को रिवॉर्ड करना है
तो हमने अच्छे लोगों को लेबल करना है, ठीक है। जब आप अच्छे लोगों को लेबल करेंगे तो आप ज़ाहिर बात है आप उनको एब्सोल्यूट पे भी करेंगे, लेकिन आप कंपनी के अंदर आप रिलेटिव स्केल पे करेंगे ना, रिलेटिव ग्रेडिंग जैसे जीपीए में होती है उस तरह की, ठीक है। तो उस तरह करना है। तो आई थिंक के मतलब आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे, और कोई तरीका ही नहीं है शायद। नहीं, वेरी फेयर पॉइंट। आई थिंक मेरी भी अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस का दूर हुई है इस चीज़ से, एंड आई थिंक पीपल कहते हैं आर गोना रियली अप्रिशिएट इट, क्या कि लॉयल्टी, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉयल्टी, इट्स जस्ट नॉट लाइक यार के 100 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए, उसमें भी दोनों पार्टीज़ को अपनी ग्रोथ को दे शुड पुट इट अहेड। क्या अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो वो नहीं हो रही तो फाइंड वेज टू गेट दैट ग्रोथ। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। और हाँ, कंपनी की ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो मुझे याद है वंस आई मेट वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी वेयर आई वाज वर्किंग एट, एंड आज दिन के यार मुझे बताएं कि मेरा फ्यूचर क्या है इस कंपनी में। तो मैंने कहा यार कि दो आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये है कि आपने अगर लीनियरली ग्रो करना है तो बस ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड ग्रेट। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन मल्टीपल्स यू हैव टू हेल्प द कंपनी ग्रो इन मल्टीपल्स, ठीक है। तो वो आप चाहते हो या ना चाहते हुए करते हैं। सो अगर आप कंपनी को मल्टीपल्स में ग्रो करने की हेल्प कर रहे हैं और आप लीनियरली ग्रो कर रहे हैं तो आप गलत जगह पे हैं। तो हाँ, तो आपको कोई ऐसी कंपनी के पास जाना चाहिए जो आपको मल्टीपल्स में ग्रो करने की हेल्प कर सके। और अगर आपको उस कंपनी के कुछ बता चलना चाहिए तो मग को देख सकते हैं। नो बट आई थिंक वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, आई थिंक बहुत हेल्पफुल है। एटलीस्ट मेरे काफ़ी मिसकंसेप्शंस इस चीज़ के बारे में दूर हुए हैं, एंड कहते हैं जो कि एक तरह का हर्ट था स्टार परिवार के टूटने का। तो आई थिंक पीपल स्टार्टेड कॉलिंग आउट अर्लियर एज वेल, कि डेफिनेटली देयर इज एक it can't be a family. There's like, it's not a family. At the end of the day, it's a mutually beneficial transaction. Might be too financial term to it. It's a agreement. Let's just say agreement. Like it's a mutually beneficial agreement. जब तक वो चल रहा है on both terms, it's good. जब नहीं होता, then one party has to call it quits. Otherwise, there's gonna be baggage. And with that, thank you so much, Heroes, for your time and your very specific questions. I think these have also helped me understand a few more things. तो हाँ जी, thank you so much for watching this episode. अगर आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर लें। हमारे कुछ 75-76% लोग हैं जो देखते जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। उसके अलावा अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स में से आप हमारी फेसबुक और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं एपिसोड के टॉपिक्स पे और गेस्ट रिकमेंडेशंस पे और CV रिव्यूज़ वगैरह भी करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गो टू द Cogent Labs careers page and apply there. And with that, thank you so much for watching this episode again, and I'll see you in the next one.